की शुरुआत करूंगा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को सलाम करके। मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था ये बात बोलने का, और आजकल जो काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही हैं उसमें मेरा ये जो व्यू है ये और स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि जो भारतीय रिटेल है अब वो सिर्फ एक साइड फोर्स नहीं है, तीसरी चौथी पांचवी महाशक्ति नहीं है अभी ये। अब ये वाकई में इंडियन मार्केट की फोर्स नंबर 1 है। फोर्स नंबर 1 है अब ये इंडियन मार्केट की। और अब समय आ गया है, मैं एक चीज़ बताऊं, अब समय आ गया है कि उसको वो इज्जत मिले जो मिलनी चाहिए। आज की डेट में अगर हमारी मार्केट इतने सारे ग्लोबल क्यूज़, इतने सारे बेकार क्यूज़ को भी सस्टेन कर पाती है, तो उसका कारण है इंडियन रिटेल। और मैं ये बात कहूँगा कि इंडियन रिटेल को शायद वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए। मैं नंबर्स बताता हूँ आपको, ये तो सिर्फ DIS के नंबर्स हैं आशीष, उसके अलावा रिटेल जो खुद से मार्केट में पैसा डाल रहा है वो अलग है, उसमें ये शामिल नहीं है। इस महीने ये नंबर्स रखिएगा स्क्रीन पर, इस महीने FIS ने 33,000 करोड़ की सेलिंग की है और DIS ने उसके सामने 38,000 करोड़ की बाइंग की है। और ये ऐसा नहीं है कि इकलौता महीना जिसमें ऐसा हुआ है, ईयर टू डेट ले लेते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 2024 से जो स्टार्ट हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर में FIS ने 1 लाख करोड़ बेचा है, 1.03 लाख करोड़ का माल बेचा है। DIS ने उसके सामने 1.9 लाख करोड़ खरीदा है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ DIS का पैसा भी हमारा ही है, हमारा आपके हमारे व्यूअर्स का ही है। आप ही लोग डाल रहे हैं ये पैसा, और अलग से जो रिटेल पैसा डाल रहा है वो अलग है, उसको मैं नहीं गिन रहा हूँ इसमें, ठीक है। ऑलमोस्ट डे टू डे बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं कि जितना FIS बेच रहे हैं उतना DIS पूरा का पूरा माल खरीद रहे हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी मार्केट एक टाइम था, ये मार्केट हम आशीष सब मार्केट ट्रैक कर रहे हैं 2003-2004 से ट्रैक कर रहे हैं। हमने वो फेजेस देखे हैं जिसमें अगर FIS कभी छुट्टी पे चले जाते थे या US में कभी कुछ हल्की सी भी गड़बड़ हो जाती थी, हमारी मार्केट 20-20, 30-30% गिर जाती थी। 2003 से 8 की बुल मार्केट जो अब तक की सबसे बड़ी बुल मार्केट रही थी, उसमें भी ऐसे फेजेस आए थे जिसमें मार्केट 20 से 30% गिरता था। क्यों इस मार्केट ने अब इस तरीके से गिरना बंद कर दिया है, और क्यों इस मार्केट ने कन्वेंशनल लॉजिक को डिफाई करना शुरू करा है? क्यों अच्छे अच्छे स्टॉक्स महंगे होने के बाद भी चलते रहते हैं? उसका कारण ये है कि जो रिटेल है वो उसको हर रोज़ FII की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है। भारतीय बाजार में जो FII की होल्डिंग है वो इस समय करीब करीब ऑलमोस्ट मल्टी ईयर लोज पर आ गई है। मल्टी ईयर लोज पर इस समय FII की होल्डिंग है, और जो DII की बाइंग है वो, और जो रिटेल की होल्डिंग वो ऑल टाइम हाई पर है। मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट में तो ऑल टाइम हाई पर है ही, परसेंटेज अमाउंट में भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब होगी, ऑल टाइम हाई पर, ठीक है। तो भारतीय मार्केट में अब समय आ गया है कि आप बड़े ब्रोकर्स जो हैं वो रिटेल को वो रिस्पेक्ट दें जो वो अब तक इंस्टीट्यूशंस को देते हुए आए हैं, ठीक है। FIS को जो रिस्पेक्ट देते आए हैं वो रिटेल को भी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, इसमें बड़ी बड़ी मैनेजमेंट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेंड का मैनेजमेंट आकर कुछ बोल गया, रिटेल के पास ये हक होना चाहिए कि वो भी उनको सुने। क्यों सिर्फ इंस्टीट्यूशंस जाके सुने? भाई मार्केट पूरा रिटेल चला रहा है, उसके पास भी उस क्वालिटी की रिसर्च होनी चाहिए, उसके पास भी ये सब रिसर्च होनी चाहिए कि ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके। और टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अगर ये जो थोड़े रिलेटिवली छोटे छोटे ब्रोकर्स थे वो इतने बड़े बन गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि असली पैसा जो है वो यहाँ पर है, असली पैसा यहाँ पर है। तो ये अगर आप नहीं करेंगे रिटेल को सर्व तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको रिटेल को तवज्जो देनी होगी, उनको क्वालिटी रिसर्च देनी होगी, क्योंकि ये ज़रूरी है उनके लिए। देखिए हम लोग अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं। हमारे पास भी बियॉन्ड अ पॉइंट ऑन अ डेली बेसिस इतना एक्सेस नहीं होता, इतना न्यूज़ फ्लो नहीं होता, शायद इतनी समझने की शक्ति भी नहीं होती कि हर न्यूज़ को एनालाइज कर सकें या बता सकें। तो ये काम थोड़ा सा अब ब्रोकर्स को करना होगा। एनीवे, एक जो मार्केट में इस समय बहुत शानदार मोमेंटम है। अच्छा आशीष, अब ना इस समय कहना बहुत आसान है कि मार्केट में ऑल टाइम हाई लगेगा, वो तो अब तो स्क्रीन बता रही है आपको कि ऑल टाइम हाई लग जाएगा। एग्जैक्टली, मैं मतलब आई थिंक व्यू आप तब लें जब मार्केट में करेक्शन आए। एक बार करेक्शन खत्म हो जाए और मार्केट उस पर चल पड़े, उसके बाद तो आज कहना बड़ा आसान है कि अब मार्केट में ऑल टाइम हाई लग जाएगा, ठीक है। क्या ये व्यू आपने तब लिया जब मार्केट गिर रहा था, या तब आपने एक व्यू ये लिया कि लोगों को डरा दिया कि नहीं अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट से दूर रहें? पर प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट में
जब करेक्शन आती है तब लोग डर जाते हैं। लोग डर जाते से मेरा मतलब रिटेल नहीं डरता है, रिटेल तो फिर रोज बाय करता है। लोग डर जाते हैं मतलब सो कॉल्ड एक्सपर्ट डर जाते हैं और वो लोगों को डरा भी देते हैं। तो वो नहीं करना है। बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, इस बड़े ट्रेंड में पॉजिटिव रहें। और मैं तो एक का सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैं तो खुद उस दिन जब मेरी और आशीष की बात हुई थी, मैं तो खुद कहा था कि मैं खुद अपना पैसा निफ्टी ETF में डालने वाला अपडेट भी दिया था कि मैंने डाला, और मैंने डाला भी था उस दिन। और मुझे उसमें बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये मतलब पूरा का पूरा डिस्क्लोजर के साथ बोल रहा हूँ मैं। और निफ्टी में तो खैर मेरा निफ्टी ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट हमेशा से रहा है, और जिसको ना मैं कभी छेड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये तो मैंने सोच के रखा है कि जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी, उनकी जब आगे की कभी बेटियाँ होंगी, उनको गिफ्ट देने के काम आएगा। तो मैं तो उस हिसाब से सोच रहा हूँ। तो खैर एनीवे पॉइंट ये है कि एक होता है आपका ये व्यू कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, बने रहें, लेकिन उस व्यू को कब अप्लाई करना है? उस व्यू को अप्लाई तब करना है जब मार्केट गिरे, ये नहीं कि जब मार्केट वापस पूरी रिकवर हो जाता। सोच बड़ी करनी चाहिए। मैं सोचा था लंच में क्या मंगाया, कितने का पड़ेगा।